पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान क्या होगा। दोस्तों जैसे हम लोग एक्सेल के उस सेल के अंदर इस वैल्यू को लिखेंगे तो यह वैल्यू जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है सेम उसी तरह से दिखाई देगी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 123.4567 ही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की टोटल 12 फंक्शन की होती है, जिसमें हम लोग अलग अलग फंक्शन कीज का अलग अलग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 बटन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों एक रो इंसर्ट करना, जब हम सेल को प्रोटेक्ट कर देंगे तो उसे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, पहला गलत हो जाएगा। सेल्स फॉर्मेटिंग करना, हम फॉर्मेट भी नहीं कर सकते हैं। एक कॉलम इंसर्ट करना, तो दोस्तों हम कॉलम भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग सेल को प्रोटेक्ट कर देते हैं दोस्तों, तो हम उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्कशीट डिलीट सिर्फ कर सकते हैं और उसके अलावा इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम जब अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो डेटा को मार्जिन करने के लिए हम डेटा सोर्स ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों एक्सेल में जो होती है वो रो की संख्या जो होती है वो 10,48,576 होती है, जबकि कॉलम की संख्या 16,384 होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक्सेल के एक वर्कशीट में कॉलम और रो को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों रोज को हम लोग नंबर से पहचानते हैं, इसको नंबर के रूप में दिखाया जाता है 1 2 3, और ये वाली जो लाइन होती है ये रो कहलाती है, जबकि कॉलम को दोस्तों ABCD से दर्शाया जाता है, अर्थात ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कॉलम और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको रो कहा जाता है। और रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होते हैं दोस्तों उस जगह को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं। तो दोस्तों MS एक्सेल 2016 के अंतर्गत जब ट्रैक चेंज ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें विषम को देखते हैं हम लोग C++, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, जावा ये भी एक लैंग्वेज है, पाइथन ये भी एक लैंग्वेज है, जबकि बूटस्ट्रैप जो है दोस्तों ये एक प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बूटस्ट्रैप। अगला क्वेश्चन है DLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों DLL का फुल फॉर्म डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इंकजेट ये एक प्रिंटर के प्रकार हैं, लेजरजेट ये भी एक प्रिंटर के प्रकार हैं, डॉट मैट्रिक्स ये भी एक प्रिंटर के प्रकार हैं, जबकि टच स्क्रीन ये प्रिंटर नहीं है, ये एक प्रकार की डिवाइस है जिसे हम इनपुट डिवाइस के नाम से भी जान सकते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में से विषम का चयन करिए। तो दोस्तों यहाँ से विषम का जब हम लोग पहचान करते हैं तो आप ऑप्शन को देखें, सबसे पहले यहाँ पे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन और एरियल है। तो दोस्तों इसमें से क्या लग रहा है आपको। इटैलिक जो है ये सभी क्या हैं, ये फॉन्ट के सभी टाइप्स हैं। इटैलिक टाइप होती है जिसमें लाइन को हम लोग तिरछा कर सकते हैं। बोल्ड में दोस्तों हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड दिखा सकते हैं। और अंडरलाइन में होता है कि हम लोग जैसे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है स्टॉप, तो अंडरलाइन करने के लिए हम नीचे से एक लाइन खींचते हैं, इसको अंडरलाइन कहते हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं दोस्तों ये फॉन्ट के टाइप हैं, जबकि एरियल ये फॉन्ट खुद के हैं, तो इसलिए विषम इसमें से एरियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है। तो दोस्तों गटर मार्जिन जो होता है वो बाइंडिंग साइड में मार्जिन को जोड़ने में काम आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाइंडिंग साइड में मार्जिन को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में अमान्य
व्यू विकल्प है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर, ये एक मान्य व्यू है। उसके बाद रीडिंग व्यू, ये भी एक मान्य व्यू है। नॉर्मल, ये भी एक मान्य व्यू। दोस्तों व्यू के अंदर हम लोग पेज ऑप्शन को नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये सबसे अलग है, तो पेज ही अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन डिकोडर डैश का एक हिस्सा है। तो दोस्तों हम लोग जितने भी इनपुट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी प्रोसेस सीपीयू के अंदर होती है, अर्थात सीपीयू क्या है, एक डिकोडर है। तो सीपीयू इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचडीडी जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, और कैश ये भी मेमोरी है, और कंट्रोलर ये भी सीपीयू के एक पार्ट्स हैं। लेकिन इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का जो काम होता है वो सीपीयू में ही किया जाता है, इसलिए सीपीयू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग अलग अलग स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करिए। तो दोस्तों हम लोग जब पेज सेटअप कर रहे होते हैं या मार्जिन लगा रहे होते हैं, उस समय हमारे सामने जो ऑप्शन होती है उसमें होता है नॉर्मल, वाइड और नैरो। ये 3 प्रकार के ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्टेड पहले से रहता है, हम इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जब अपने सिस्टम के अंदर कोई डेट और टाइम को सेट करना होता है, तो हमें कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर उसकी सेटिंग में उसको जाके सही करना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो डेटा केसिंग का सर्विस प्रदान करता है। टीसीपी अर्थात ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग, ये सारे काम को कर सकता है, जबकि नेटवर्क कनेक्शन की शेयरिंग नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने में मेन्यू बटन है, जिसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को निकालते हैं, तो सबसे पहला जो टैब आता है दोस्तों वो फाइल टैब आता है। तो ये सबसे बाएं कॉर्नर में स्थित होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है। तो दोस्तों फैक्ट जो होता है वो मैथ और ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है, तो ये फैक्ट फंक्शन के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो दोस्तों हम जब एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन किया जाता है। तो दोस्तों जब हम लोग एक्सेल में किसी सीट या वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना होता है, तो हम रिव्यू ऑप्शन के अंतर्गत जाकर इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों हमारे दिमाग में तो फटाक से आ सकता है कि कंट्रोल एस करके हम उसे सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल एस है, लोग फटाक से जल्दीबाजी में मार के निकल जाएंगे, जबकि ये सही नहीं ऑप्शन पूछ रहा है। तो अल्ट के साथ एस जो हम लोग यूज करते हैं, ये सही ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी सीट पर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये सीट है और इसके सारे टेक्स्ट को आपको एक बार सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों आप कंट्रोल के साथ ए बटन को जब प्रेस करते हैं तो सीट के अंदर जितने भी टेक्स्ट होती है वो सभी सेलेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस ए बटन का उपयोग करते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए। अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए
डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि फाइल मेन्यू के अंदर जाकर आपको ऑप्शन मिल सकता है प्रोटेक्शन का, और वहां से आप उस फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी अर्थात 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, फाइल मेन्यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग सेल को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों आप स्मार्ट आर्ट के अंदर जाएंगे तो पिरामिड की जो विकल्प होती है वो एक ही प्रकार की होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप जब एक्सेल के किसी सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई फार्मूला आप मान लीजिए कि लगा के रखे हुए हैं, और वो फार्मूला को चाहते हैं कि सेम डेटा के साथ वो किसी दूसरे सेल पे भी काम करने लगे वही फार्मूला। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो उस सेल को कॉपी करते हैं कंट्रोल+C दबाकर, और जिस सेल में हमें वो फार्मूला रखनी होती है उसमें कंट्रोल के साथ B बटन प्रेस करते हैं तो वो फार्मूला सहित पेस्ट हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल+C के साथ कंट्रोल+V दबाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो XP है उसके अंतर्गत ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की जो ऑप्शन है ये उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे कीबोर्ड में 4 प्रकार के एरो की होते हैं, और हम अगली स्लाइड पर जब हम जाते हैं तो यहाँ से राइट एरो को क्लिक करेंगे तो हम जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लेफ़्ट और राइट एरो नहीं दिया रहे तो हम अप एरो का उपयोग करके बैक जा सकते हैं पीछे वाले स्लाइड पर, और डाउन एरो का उपयोग करके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राइट एरो की, इसलिए राइट एरो की इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डालना चाहिए। तो दोस्तों जब हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं तो एक स्लाइड के साथ बहुत सारे स्लाइड्स एक साथ जुड़े रहते हैं। अब इन स्लाइड के साथ अगर हम किसी ये फर्स्ट वाली स्लाइड पे अगर जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो दोस्तों ये सभी स्लाइड पर लागू होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जो शब्द फिट नहीं होता वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। दोस्तों जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत पेज पर टाइपिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ से टाइप करते हुए यहाँ तक जाते हैं और कोई टेक्स्ट है जो बहुत मतलब लंबा टेक्स्ट है जो कि बाहर निकल सकता था, तो वो बाहर नहीं निकल के यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है और नीचे वाले लाइन में शिफ्ट हो जाती है। तो वही चीज़ कर रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगली पंक्ति में वो अपने आप चला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। तो दोस्तों जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसका जो पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्टेड लैंडस्केप मोड में ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ का चयन किया जा सकता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होते हैं उसमें अधिकतम फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो 72 होता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इटैलिक उपलब्ध है, बोल्ड उपलब्ध है, बोल्ड इटैलिक उपलब्ध है, जबकि स्लैंटेड इटैलिक ये वाली ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर PCI
एक बस होती है जिसका उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप वर्ड में काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे टेक्स्ट को आप लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट पर बहुत सारे फॉर्मेटिंग लगा दिए, जैसे कि उस टेक्स्ट को आप कर दिए बोल्ड, उस टेक्स्ट को आप कर दिए इटैलिक, उस टेक्स्ट को आप कर दिए अंडरलाइन। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप चाहते हैं कि एक बार में ही हटा दें, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ CTRL कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऑल सेलेक्ट होगा। और दोस्तों जैसे ही ऑल सेलेक्ट होता है तो आप फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार जो कीबोर्ड पे सबसे लंबी पट्टी होती है, उसको जब आप एक बार प्रेस करते हैं तो इस पेज पर जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने डाली थी वो सभी के सभी हट जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नल डैश है। तो दोस्तों कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मध्य भाग है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों USB जो होता है, USB का फुल फॉर्म ऐसे यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और ये 480 मेगा बिट्स पर सेकेंड को सपोर्ट करता है। इतनी स्पीड से हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं PC टू पेन ड्राइव या पेन ड्राइव टू PC में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो दोस्तों 2016 जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आया है उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रो की हाइट को फिट करने के लिए ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन को ऐड किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। तो दोस्तों फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले www डॉट का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और दोस्तों यहाँ पे ये SNMP है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसी तरह से HTTP है, इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SMTP होता है इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो दोस्तों हम लोग www वेब ब्राउजिंग जो होती है, इसमें हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए हमें एड्रेस के पहले हमें HTTP टाइप करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों परसेंट स्टाइल ये ऑप्शन उपलब्ध होता है एक्सेल के अंदर, डिक्रीज डेसिमल ये भी उपलब्ध होता है, कॉमा स्टाइल ये भी होता है, डेसिमल पॉइंट स्टाइल ये वाली ऑप्शन उपलब्ध नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो दोस्तों जब आप मेल मर्ज ऑप्शन को यूज करते हैं तो यूज करेंट डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, उसके अंदर हम लोगों को मिलता है स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, और तब जाके हम एक लिस्ट को उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत जो होता है वो टेक्स्ट साइकिल ये वाली ऑप्शन उपलब्ध होती है, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल ये भी उपलब्ध होता है, गियर भी उपलब्ध होता है, जबकि ब्रेक साइकिल ये वाली ऑप्शन उपलब्ध नहीं होती है। तो कह रहा है कि कौन सा साइकिल विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो ब्रेक साइकिल ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें, जो कि हमारे पास ये सूची दिया गया है, कहता और एक स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में दोस्तों जैसे ही हम लोग इस प्रकार के डाटा को लेते हैं और इससे हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं, तो स्कैटर लाइन जो होती है उसमें वो लाइन एक परवलय आकार की बनाएगी, ना गोल होगा ना ये, मतलब ये परवलय आकार की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फैजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो दोस्तों एक कंपाइलर जो है वो 6
6 फेजेज का उपयोग करता है सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में विषम की पहचान करिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं FTP ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTTP ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, SMTP ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जबकि SCP ये तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं और ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। दोस्तों याद रखिएगा ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। तो टेलीफोन लाइन की मदद से हम लोग जब इंटरनेट लेते हैं तो हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि एक्सेल के अंदर मान लीजिए ये एक सेल है और सेल में आप कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए ABCD लिखना शुरू कर दिया और ये लिखते हुए आप जेड तक जाते हैं तो इस तरह से सेल में ये एक लंबा होते जाएगा। लेकिन हम लोग एक्सेल के अंदर ये टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन आता है, इसका जब हम उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि आप ए से लेकर जेड तक तो लिख रहे हैं लेकिन ये सारे जो लेटर हैं वो एक ही सेल के अंदर समायोजित हो जाएगी और सेल थोड़ा चौड़ा हो सकता है, मतलब जितनी उसकी स्पेस लेनी चाहिए वो उतना जगह लेगा और एक ही सेल के अंदर वो एडजस्ट कर देगा। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों ये और जो है ये लॉजिकल ऑपरेशन है, नॉट भी लॉजिकल ऑपरेशन है, एंड भी लॉजिकल ऑपरेशन है, जबकि ELSC ये किसी प्रकार के ऑपरेशनल फार्मूला नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों एक लोडर जो होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लोडिंग करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेवल्स और ईमेल्स है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए की सहायता से आप ये काम को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। तो दोस्तों ये CT ये एक फील्ड होता है, लास्ट नेम ये भी फील्ड होता है, ईमेल एड्रेस मेल मर्ज के अंदर ये तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं वहाँ पर, जबकि ये पिन का जो ऑप्शन होता है ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी वैध विधि है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक। तो दोस्तों सिंगल क्लिक करके हम उसे नहीं ओपन कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन का चयन करें और डिलीट की दबाएं। जो दोस्तों जब हम उसे सेलेक्ट कर डिलीट दबा ही देंगे तो फाइल ही डिलीट हो जाएगी, तो खुलने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। अगला है MS वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस की दबाएं। दोस्तों राइट क्लिक करेंगे तो सही, लेकिन जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो वो फाइल फिर से मतलब बंद ही रह जाएगी, वो खुलेगा ही नहीं। लेकिन हम जैसे ही डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर या फाइल खुल जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये 202.121.75.96 यह एक डैश IP एड्रेस है। तो दोस्तों जब आप IP एड्रेस को पढ़ते हैं ना तो IP एड्रेस 2 प्रकार की होती है, एक IP वर्जन 4 और एक IP वर्जन 6 होती है। तो दोस्तों IP वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है और IP वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। लेकिन दोस्तों इसमें पूछ रहा है ये किस क्लास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा आपको और डिटेल्स पढ़ना होगा, तो हम किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में आपको बता देंगे। तो ये जो 202 से जो स्टार्ट हो रहा है ऑक्टेट,
ये वाले जो सेल हैं वो आपको क्लास सी के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्रोत है? तो दोस्तों देखिए, अदर डाटाबेस फाइल, इसको हम लोग वहाँ उसके अंतर्गत मेल मर्ज में ला सकते हैं, एक्सेल के स्प्रेडशीट को ला सकते हैं, एक्सेस के डेटाबेस को ला सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट के फाइल को हम लोग मेल मर्ज में नहीं लाते हैं। तो है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम जो होता है वो बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पर शो होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वर्कशीट है और ये आपका एक्सेल का ये वर्कशीट है दोस्तों, इस टाइप से। तो ये नीचे जो ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर दिख रहा है, यहीं पर इसका नेम शो कर रहा होता है वर्कशीट का।